Hello everyone. So welcome to the another class of फार्माकोथेरेपेटिक्स 2 है ना। हम इन्फेक्शियस डिजीज डिस्कस कर रहे थे, उसमें हम देख रहे थे ट्यूबरकुलोसिस। तो लास्ट टाइम पे हमने देखा था कि ट्यूबरकुलोसिस क्या है, उसकी एपिडेमियोलॉजिकल बर्डन कितना है, उसके टाइप्स कितने हैं और बेसिकली उसका कॉज क्या है। तो आज के क्लास में हम देखेंगे कि जो ये ट्यूबरकुलोसिस है इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। राइट, सेशनल एग्जाम में तो आता ही है, फाइनल एग्जाम में भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर हम ट्यूबरकुलोसिस की पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो हम पहले एक एक करके इसको समझने की कोशिश करेंगे। बैक्टीरिया जो है वो सबसे पहले तो हमारे बॉडी में इंटर होगा, है ना। ये जितने भी इन्फेक्शियस डिजीज है उनमें ऑलमोस्ट ये सेम मैकेनिज्म रहता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे बॉडी में इंटर करता है। जो इसका बैक्टीरिया है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, वो हमारे बॉडी में इंटर करेगा। कहां से इंटर करेगा? बेसिकली रेस्पिरेटरी रूट से इंटर करेगा। अगर अब्डोमिनल टीबी है तो फिर कच्चा दूध कोई पी रहा है तो ऐसे कच्चा मांस कोई खा रहा है तो वहां से भी आ सकता है। हाउएवर जो 95% केसेस या उससे ऊपर में हमको देखने को मिलती है वो इनहेलेशन रूट से जो इसका बैक्टीरिया है वो हमारे बॉडी में एंट्री कर रहा है ना। किस रूट से? इनहेलेशन रूट से। जब हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं ड्यूरिंग इनहेलेशन दिस बैक्टीरिया विल एंटर इन आवर बॉडी। तो ये हमारे बॉडी में जाता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स को बाईपास कर करके ये क्या करेगा, धीरे धीरे हमारे एल्वियोलाई में पहुंचेगा, है ना। अब एल्वियोलाई में कैसे पहुंचेगा? हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छे से पढ़ा है। जैसे जैसे एयर एल्वियोलाई में पहुंचेगा उसी एयर के साथ धीरे धीरे करके ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे एल्वियोलाई तक जाएगा और एल्वियोलाई के अंदर एकदम से बैठ के छुप जाएगा। और उसके अंदर क्या है कि ये बैक्टीरिया धीरे 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 बढ़ता रहेगा और मल्टीप्लाई करता रहेगा, जिसमें महीनों तक का टाइम लग सकता है। राइट। अब ये जो बेसिलाई है, एक बार देखो ना, यहाँ पे एल्वियोलाई पे पहुंच रहा है। एल्वियोलाई पे पहुंचने के बाद क्या होती है कि ये जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारी जो इम्यूनिटी है वो इसको एक्टिवेट करती है, इसको मतलब इसको आइडेंटिफाई करती है, क्योंकि हमारा बॉडी में क्या है, इम्यून सिस्टम है। तो फिर इसको हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो जब एक्टिवेट होती है तो इसको फेगोसाइट करने की कोशिश करती है। फेगोसाइट कौन करते हैं? मैक्रोफेजेस, है ना। तो वहां पे मैक्रोफेज एक्टिवेट हो जाते हैं तो इसको फेगोसाइट करने की कोशिश करते हैं। फेगोसाइट मतलब हम कॉमन वर्ड में सेल ईटिंग भी बोलते हैं। जो हमारे लिम्फोसाइट है वो ट्रांसफॉर्म होके मैक्रोफेजेज में बदल जाते हैं। जो ये मैक्रोफेज हैं ये हमारे बॉडी के जो प्रोटेक्टिव सेल्स है ये क्या करते हैं कि जो फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको सराउंड करते हैं और उसको लाइसिस कर देते हैं, उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं, उसको ईट कर देते हैं, है ना। तो जैसे ही हमारे बॉडी में मैक्रोफेजेज एक्टिवेट होते हैं, क्योंकि हमने पहले ही लास्ट क्लास में भी बोला था कि जो ये का बैक्टीरिया है ये बहुत रोबस्ट है। रोबस्ट मतलब होता है स्ट्रांग, जो मरता नहीं है, क्योंकि इसके पास माइकोलिक एसिड का प्रोटेक्शन है। तो जो हमारा मैक्रोफेज है वो इसको नहीं मार पाता है, ये सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंसेज है ना। यहाँ पे जो हमारा एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेज है, ये मैक्रोफेजेज क्या होते हैं, इस बैक्टीरिया को मार नहीं पाते हैं। तो फिर आगे क्या होता है हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे ही इस बैक्टीरिया को मार नहीं पाते हैं तो ये बैक्टीरिया सरवाइव कर जाता है। जैसे ही ये बैक्टीरिया सरवाइव कर जाता है, जो फेगोलाइसोजोमल एंजाइम है ना जो इसको मारते थे उसको ये रेसिस्ट कर जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं, कीप ऑन मल्टीप्लाई। तो ये जो बैक्टीरिया है ये मल्टीप्लाई, क्योंकि अब ये मरे नहीं है मैक्रोफेज के अंदर में, तो ये क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते रहेंगे इंसीडियसली, धीरे 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 ये बड़े होते रहेंगे, खाना खाते रहेंगे। अब हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में क्या है कि खाना एकदम भरपूर मात्रा में है, ग्लूकोज है, पानी है, ऑक्सीजन है, सब कुछ है लंग्स में। तो इनको जो भी चाहिए सरवाइव करने के लिए वो सारा चीजें मिल रहा है। तो बैक्टीरिया क्या है, आराम से सरवाइव कर पाएगा मैक्रोफेज के अंदर भी और मल्टीप्लाई होते रहेगा, है ना। फिर ये इतना लोड बढ़ जाएगा, फिर हमारी बॉडी क्या करेगी, दोबारा से एक सेकेंड अटैक उसको करेगी, क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और हमारे एल्वियोलाई को डैमेज कर ही रहा है। तो ऐसे में फिर हमारी इम्यून सिस्टम फिर से एक्टिवेट होगी। फिर अब यहाँ पे क्या है, सेलुलर इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगी, नॉट जस्ट द मैक्रोफेजेस, बाकी सिस्टम भी इन्वॉल्व होंगे। फिर जो टी हेल्पर सेल रहते हैं, है ना, जिसपे बेसिकली CD4 सेल, जिसमें हम क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन सेल्स बोलते हैं CD4 सेल्स को, ये जो CD4 सेल्स है ये एक्टिवेट होती है। जैसे ही ये एक्टिवेट होती है ये क्या करती है, इन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को काउंटर करने के लिए बहुत सारे जो इंफ्लेमेटरी साइटोकाइंस है उसको रिलीज करती है ना। फिर इंटरफेरोन जैसे इंटरफेरोन गामा जैसे रहता है, या फिर ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर रहता है, ये जो सारी इंफ्लेमेटरी मीडिएटर्स है इन सबको रिलीज करता है ना, इनको फॉर्म करता है ताकि ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को मार पाए। मगर कहानी क्या है कि यहाँ पे जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है वो तो बहुत स्ट्रांग है, इनसे भी वो जनरली नहीं मरता है। तो इंटरफेरोन गामा फिर से मैक्रोफेजेस को रिएक्टिवेट करता है ना। और ये जो TNF अल्फा है ये भी इसको मारने की कोशिश करता है। हाउएवर
क्योंकि ये बैक्टीरिया जो है ट्यूबरकुलोसिस का, ये बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही जिद्दी है, ये फिर भी नहीं मरता है। और ये जो TNF अल्फा है, ये ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के साथ मिलके ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन करता है ना। ग्रेनुलोमा एक ऐसा मास जैसा स्ट्रक्चर है जो मैक्रोफेजेस के अंदर एक बैक्टीरिया बैठा हुआ है और वो मार नहीं पा रहा है बैक्टीरिया को और उसको छोड़ भी नहीं रहा है, तो वो जो एक फॉर्मेशन, एक स्ट्रक्चर बनता है, उसको हम बोलते हैं ग्रेनुलोमा, है ना। तो ये ग्रेनुलोमा क्या है कि फॉर्म होता है जैसे ये ग्रेनुलोमा फुल्ली डेवलप हो जाएगा, अपना जो मैक्रोफेजेस भी इसको नहीं मार पा रहा है और उसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो मरने को रेडी नहीं है, तो ये जो बैक्टीरिया है ये अंदर सर्वाइव करता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सेंट्रल कैसियस नेक्रोसिस। मगर जो उसके सराउंडिंग की टिश्यू है, जो एल्वेोलार टिश्यू है, वो यहाँ पे धीरे धीरे मर जाएंगे, है ना। और वो फिर एक ऐसा मास बना देंगे, एक डेब्रिस जैसा बना देंगे कि वो हमारी बॉडी उसको एलिमिनेट भी नहीं कर पा रही है और वो बैक्टीरिया उसको बहुत ज्यादा बढ़ा भी नहीं पा रहा है और हमारे इम्यून सिस्टम जो है उसको कंट्रोल भी नहीं कर पा रही है। ऐसे को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल कैसियस नेक्रोसिस बोलते हैं। और इस नेक्रोसिस, जो सेंट्रल कैसियस नेक्रोसिस है ना, ये क्या है, दिस इज अ चीज लाइक स्ट्रक्चर ड्यू टू दी कोगुलेशन एंड लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस, है ना। इसमें क्या है कि जो मैक्रोफेज है वो इन बैक्टीरिया को मारने की कोशिश कर रहे हैं ड्यू टू वेरियस फ्रॉम वेरियस मैकेनिज्म, है ना। इनके जो जेनेटिक मटेरियल है उसको कोगुलेशन कर रहे हैं, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस कर रहे हैं, ये बैक्टीरिया भी सेल को कर रहा है। तो इसमें क्या है कि कुछ अधमरे मरे बैक्टीरिया भी है, कुछ अधमरे मरे हमारे टिश्यू भी है, जो एक चीज लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम सेंट्रल कैसियस नेक्रोसिस बोलते हैं, है ना। अब इस पल्मनरी रीजन पे, एल्वेोलार रीजन पे, जो इसमें इपिथेलियल सेल्स है ना, ये अब धीरे धीरे हीलिंग होना चालू होते हैं क्योंकि अब बैक्टीरिया भी यहाँ पे एक स्टेज में आके रुक गया है और ये फिर फाइब्रोसिस होना चालू होता है और कैल्सिफिकेशन हमको देखने को मिलते हैं, जो हम अगर लंग्स का चेस्ट एक्सरे करेंगे तो उसमें हमको देखने को मिलते हैं। जो यहाँ के जाइंट सेल होते हैं, राइट, वो जाइंट सेल के अंदर जाके टीबी छुप जाता है। जब जैसे जैसे ये टीबी मरना चालू होते हैं, इनका कम होता है, तो ये इन जाइंट सेल्स के अंदर छुप जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं लेटेंट टीबी। मतलब जो टीबी के बैक्टीरिया है, बेसिलाई है, वो हमारे बॉडी में तो अवेलेबल है मगर वो एक्टिवली अटैक नहीं कर रहे, इन्फेक्शन नहीं कॉज कर रहे, तो ऐसे को हम बोलते हैं लेटेंट टीबी, है ना। और जो क्या बोलते हैं, इसकी वजह से क्या होता है ना, फिर जो ये अपना क्या बोलते हैं एक्टिव फेज में आता है। जैसे ही ये लेटेंट फेज से बढ़ जाते हैं तो ये बढ़ के एक्टिव फेज में चले आते हैं। और अगर इनकी तादाद बहुत ज्यादा हो जाए, आर्मी ज्यादा हो जाए और हमारे इम्यून सिस्टम एकदम कमजोर हो जाए, जैसे हमने डायबिटीज मेलाइटिस और HIV एड्स के केस में बोला था, तो टीबी है ना लंग्स से जो है बाकी ऑर्गन में भी डिसेमिनेट हो सकती है, राइट। और जनरली यहाँ पे क्या है कि अगर बैक्टीरिया बहुत ज्यादा है तो ये कंटिन्यूअसली इन्फेक्शन करता रहेगा, टीबी जो है एक्टिव फॉर्म में आती रहेगी, है ना। और जब जब हमारे इम्यून सिस्टम इनको काउंटर करेगी, इनकी तादाद कम होगी, तो ये क्या करेंगे, ये लेटेंट टीबी में जाके छुप जाएंगे। और यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही फिर हमारे इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगी ड्यू टू वेरियस रीजंस, तो ऐसे टाइम पे क्या होगा, फिर ये जो लेटेंट टीबी है ना, ये फिर क्या करेंगे, दोबारा से आने की कोशिश करेंगे। जैसे HIV कंडीशन हो गया, डायबिटीज का हो गया, है ना, कोई बहुत लंबे समय से स्टेरॉइड थेरेपी यूज कर रहा है या फिर इम्यूनोसप्रेशन थेरेपी को यूज कर रहा है, तो ऐसे केसेज में जो ये लेटेंट टीबी, जो हिडन जो टीबी के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ये क्या करेंगे, आके फिर से री इन्फेक्शन कर देंगे, राइट। तो ये था उसका इंटायर पैथोफिजियोलॉजी। मैं इसको एक बार जस्ट समराइज कर देता हूँ। यहाँ से ये बैक्टीरिया अंदर आया, अंदर आने के बाद ये ग्रो एंड मल्टीप्लाई हुआ, इसको हमारे इम्यून सिस्टम ने देखा, इम्यून सिस्टम ने इसको मारने की कोशिश करी, क्योंकि ये रोबोस्ट इसको नहीं मार पाता है ना, तो ये अंदर जाके कीप ऑन मल्टीप्लाइंग, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग होता रहता है और ज्यादा ज्यादा बैक्टीरिया भी बढ़ते हैं। फिर हमारा सेकेंड फेज इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है, जिसमें क्या है कि जो टी हेल्पर सेल से, CD4 टी सेल से और मैक्रोफेज का फिर से अटैक चालू होता है। पहले ही मैक्रोफेज इसको मारने में कैपेबल नहीं है। इस केस में क्या होता है कि ये जो मैक्रोफेज सेल है, इसके अंदर ये टीबी छुपा रहता है ना। और फिर यहाँ से क्या है कि ये जो मैक्रोफेज सेल इसको कंटिन्यूअसली मारने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ अदर इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस, है ना। ऐसा तो है नहीं कि ये बैक्टीरिया पूरा मर जाता है ना। अगर ये कंट्रोल में रहेगा तो ये ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन होते हैं ड्यू टू द कोगुलेटिव एंड लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। हमको चीज लाइक स्ट्रक्चर, जैसे हम सेंट्रल कैसियस नेक्रोसिस बोलते हैं, वो हमको देखने को मिलते हैं, राइट। और ये लेटेंट फेज में चले जाता है अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। और जहां पे हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है तो ये बैक्टीरिया फिर से हावी होना चालू होता है, ये कीप ऑन मल्टीप्लाइंग एंड ग्रोइंग। और ये जो बैक्टीरिया है ये फिर मल्टीप्लाई होता है, और मल्टीप्लाई होने के बाद जैसे हमारी इम्यून सिस्टम एकदम से कमजोर हो जाएगी, फिर से ये टीबी का इन्फेक्शन दिखाता रहेगा। और ये इतना चालाक बैक्टीरिया, जब हमारी इम्यूनिटी एकदम इंटैक्ट रहेगी, ये हमारे बॉडी में एकदम डोरमेंट स्टेट में जाके बैठ जाएगा, जिसको हम लेटेंट टीबी
भी बोलते हैं बेसिकली, राइट। तो एक ऐसी भी थ्योरी है कि हमारे जो बॉडी है, लंग्स है, उसमें जो ट्यूबरक्लोसिस के बेसिलाई जो है ना वो रहते हैं सबके बॉडी में, क्योंकि अभी हमारी इम्यूनिटी अच्छे से काम कर रही है, तो ये लेटेंट फेज में सोए रहते हैं और सालों तक सो सकते हैं ये ना, 20 साल 30 साल तक सो सकते हैं। और जब भी हमारी इम्यूनिटी कम होगी तो वो टाइम पे ये फिर से रिएक्टिवेट हो जाएंगे, ग्रो करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, अपनी विजिलेंस को बढ़ाएंगे और ट्यूबरक्लोसिस को फॉर्म करेंगे, राइट। होप तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ में आ गया होगा और आपको पैथोलॉजी भी समझ में आ गई होगी, राइट। तो ये था हमारा ट्यूबरक्लोसिस का पैथोफिजियोलॉजी। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि ट्यूबरक्लोसिस के साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। जो इसके कॉमन साइन एंड सिम्टम्स है ना, हर शाम को हमको फीवर देखने को मिलता है। जो शाम का इवनिंग टेम्परेचर रहता है, बॉडी टेम्परेचर रहता है, वो बढ़ जाता है जनरली इवनिंग टाइम पे, ऐसा हमको देखने को मिलता है। रात में है ना स्वेटिंग होता है। पेशेंट जिसको ट्यूबरक्लोसिस हुआ है उसको धीमा धीमा पसीना आता है ना। फिर हम बोलते हैं कैकेक्सिया। कैकेक्सिया मतलब होता है वेट लॉस हो जाता है आदमी को, क्योंकि जितना भी आदमी को न्यूट्रिशन ले रहा है वो न्यूट्रिशन तो सारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस खा जा रहा है, तो आदमी के बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे वेट लॉस होना चालू होता है। और आदमी के बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं, एनर्जी नहीं, तो आदमी जल्दी से फैटिगेबिलिटी, थक जाता है, खाने का मन नहीं करता है आदमी को, और खाना वैसे भी कम खाता है, तो वेट लॉस और फटीग और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जो आदमी को एक अनयूजुअल डिस्कम्फर्ट रहता है वो तो रहता ही है। ये तो कुछ कॉमन है ना, जनरल सिम्टम्स रहेगा। अगर यहाँ पे पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है, मतलब कि ट्यूबरक्लोसिस लंग्स में अफेक्ट कर रहा है, तो ऐसे में आदमी को क्रोनिक कफ है ना, 2 हफ्ते से ज्यादा का क्रोनिक कफ देखने को मिलता है। और कफ में जो है स्पुटम आता है, बलगम आता है। ऐसे ही अगर हम चेस्ट में एक्सरे करेंगे तो हमको कैविटेशंस देखने को मिलेंगे, कैविटी फॉर्मेशंस देखने को मिलेंगे। हेमोप्टाइसिस मतलब होता है कि स्पुटम जो होता है उसमें ब्लड आना चालू होता है, ब्लड दिखना चालू होता है। फिर ऐसे डिस्निया है ना, ब्रेथलेसनेस होना चालू होता है। फिर सीने में दर्द होता है, चेस्ट पेन होता है और चेस्ट टाइटनेस हमको देखने को मिलता है। ये टिपिकली हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो है सिम्टम्स यहाँ पे आते हैं। अगर एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है, मतलब लंग्स को छोड़ के बाकी जगह का जो ट्यूबरक्लोसिस है, एक्स्ट्रा पीटीबी जिसको हम बोलते हैं, एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, अगर स्पाइन रीजन पे है तो बैक पेन होगा, स्पाइन की डिफॉर्मिटी होगी, है ना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है तो हेडेक देखने को मिलेगा, आदमी डिसोरिएंट रहेगा, है ना, नेक स्टिफनेस देखने को मिलेगा, जैसे मेनिंजाइटिस उसमें देखने को मिलता है। बोन में है तो बोन पेन देखने को मिलेगा, है ना। ऐसे ही लिम्फेटिक सिस्टम का है तो लिम्फ नोड बड़े हुए रहेंगे, है ना, लिम्फेडेनाइटिस देखने को मिलेंगे। तो जहां जहां पे साइड पे ये बैक्टीरिया रहेगा उसके सिम्टम्स हमको देखने को मिले। हाउएवर हमारे मोर देन 90% जो केसेस है वो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के रहते हैं। तो ये जो सिम्टम्स है, जनरल सिम्टम्स और पल्मोनरी सिम्टम्स जो है, ये बहुत कॉमनली हमको देखने को मिलते हैं, राइट। और फिर उसके बाद में हम इसको डायग्नोसिस कैसे करते हैं, राइट। जो ट्यूबरक्लोसिस का मेजर डायग्नोसिस है वो होता है क्लिनिकल हिस्ट्री। जो आदमी के साइलेंट सिम्टम्स है वो साइलेंट सिम्टम्स की हिस्ट्री लेके आता है, और उसका जो कांटेक्ट है ना, उसके कोई फैमिली मेंबर या फ्रेंड सर्कल में ट्यूबरक्लोसिस है कि नहीं है, वो हमको ट्रेस करना होता है। माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट कर सकते हैं। स्पुटम को अगर हम टेस्ट करेंगे, माइक्रोस्कोपी करेंगे, तो वहाँ पे हमको AB स्टेन करके हम माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऐसे ही कल्चर टेस्ट कर सकते हैं, हम स्पुटम को कल्चर कर सकते हैं, जहाँ पे हमको माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की कॉलोनीज देखने को मिलते हैं। इसको हम गोल्ड स्टैंडर्ड बोलते हैं। हाउएवर जो नॉर्मल कल्चर करने में 2 से 3 दिन लगते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया बहुत स्लो मल्टीप्लाई होता है, हमने पहले भी बोला था। तो इसमें 1 से 2 महीने का टाइम लग सकता है। ऐसे आज के टाइम पे मॉलिक्यूलर टेस्ट भी है, जैसे जीन एक्सपर्ट टेस्ट बोलते हैं, बहुत कॉमनली यूज होता है। ये लेटेंट फॉर्म के जो ट्यूबरक्लोसिस रहती है उसको भी आइडेंटिफाई करने में हेल्प है, रैपिड हो जाता है ना, डिटेक्ट टीबी एंड रिफार्मेशन रेसिस्टेंस। तो ये आज के डेट में है ना, अगर हम देखेंगे हॉस्पिटल में, तो दिस इज द मोस्ट प्रिफर्ड मेथड, दैट इज मॉलिक्यूलर टेस्टिंग, जिसको हम जीन एक्सपर्ट टेस्ट बोलते हैं। ऐसे ही हमको एडिशनल जो एविडेंसेस है उसको एडिशनल करने में हेल्प रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। अगर हम चेस्ट एक्सरे करेंगे तो हमको अपर लोब में इन्फिल्ट्रेशंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि अपर लोब में ज्यादा ऑक्सीजन रहता है एपेक्स रीजन पे, तो वहां पे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ज्यादा एग्रीगेट होते हैं। कैविटीज हमको देखने को मिल सकती है, फाइब्रोसिस देखने को मिल सकता है ना, ग्रेनुलोमा जैसे मास हमको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये ग्रेनुलोमेटस इन्फेक्शन है, हमने पहले ही बोला है। और जो कैविटीज है, ये जो हमने नॉन कैसेटिंग फॉर्म ऑफ नेक्रोसिस जो देखा था, वो उसके वजह से यहाँ पे कैविटीज भी हमको चेस्ट एक्सरे में देखने को मिलती है। अगर हम इम्यूनोलॉजिकल ऐसे करेंगे तो अगर मॉन्टेक्स जो टेस्ट है ना, उसको हम ट्यूबरकुलिन टेस्ट भी बोलते हैं, ये भी पॉजिटिव देखने को मिलता है। हाउएवर ये इतना रिलायबल नहीं है,
और जो इसका एक और सब्स्टिट्यूट है जिसको हम IgRA बोलते हैं, है ना, जिसमें हम इंटरफेरॉन गामा को मेजर करते हैं टीबी एंटीजन के अगेंस्ट में। अगर ये बड़ा हुआ है तो वहाँ पे हम टीबी को सस्पेक्ट करते हैं। ये दोनों कंफर्मेटरी टेस्ट तो नहीं मगर हमको एक एडिशनल एविडेंसेस दे देते हैं, है ना। इफ वी आर मिक्सिंग ऑल द एविडेंसेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट, रेडियोलॉजिकल टेस्ट एंड इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट अलॉन्ग विद द हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट, तो हम एक क्लियर डायग्नोसिस में पहुंच जाते हैं। फिर आता है हिस्टोपैथोलॉजी। अगर हम लंग्स के जो मास है उनको अगर हम निकाल के अगर हम उसकी हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी करेंगे तो हमको कैसेटिंग ग्रैनुलोमस मास देखने को मिलता है जो ट्यूबरकुलोसिस के इन्फेक्शन को कंफर्म करता है। ऐसे ही बाकी सपोर्टिव जो थेरेपी है लेबोरेटरी में, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट जो है वो बढ़ा रहता है और आदमी को क्रोनिक एनीमिया भी हमको देखने को मिलता है। तो ये कुछ इसके डायग्नोस्टिक मेथड्स हो गए ट्यूबरकुलोसिस के। सबसे पहले क्लिनिकल हिस्ट्री एंड साइन एंड सिम्पटम, फिर आते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट जिसमें हम स्पुटम स्पेयर कर सकते हैं और कल्चर एंड सेंसिटिविटी कर सकते हैं। ऐसे मॉलिक्यूलर टेस्टिंग जेनेक्सपर्ट बोल के आज के डेट में बहुत फेमस है क्योंकि ये बहुत जल्दी हो जाता है और इसमें रिफाम्पिसिन रेसिस्टेंस है कि नहीं है वो भी हमको देखने को मिलता है कि MDR टीबी है कि या सेंसिटिव टीबी है। ऐसे रेडियोलॉजिकल में हम चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं जिसमें हमको इन्फिल्ट्रेशन, कैविटीज, फाइब्रोसिस और ग्रेनुलोमा जैसी चीजें देखने को मिलती है। इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट कर सकते हैं, बहुत ही डेफिनेट तो नहीं है मगर एविडेंसेस में ऐड करती है, जैसे मॉन्टेक्स टेस्ट एंड IgRA टेस्ट। ऐसे हिस्टोपैथोलॉजी टेस्ट बहुत ही रिलायबल है ना, अलोन भी टीबी को डायग्नोज करने के लिए कैपेबल है। हाउएवर इफ वी आर मिक्सिंग देम विद अदर एविडेंसेस इट विल हेल्प अस इन डायग्नोजिंग द ट्यूबरकुलोसिस। फिर आते हैं सपोर्टिव ट्रीटमेंट जैसे ESR का बढ़ जाना और एनीमिया जैसे सिचुएशन हमको देखने को मिल सकती है। तो ये था डायग्नोसिस। तो आज की क्लास में हमने डिटेल में देखा पैथोफिजियोलॉजी क्या थी और फिर हमने सिम्टम्स देखा। सिम्टम में हमने जनरल सिम्टम्स देखा और हमने पल्मोनरी सिम्टम्स देखे जहाँ पे सारे रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के सिम्टम्स थे और फिर हमने नॉन पल्मोनरी सिम्टम्स भी देखे और फिर उसके बाद में हमने डायग्नोसिस को डिस्कस किया, है ना। होप तो ये जो आज का क्लास है ट्यूबरकुलोसिस में सेकंड क्लास पैथोफिजियोलॉजी का, ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया हो, आपको इंटरेस्टिंग लगा हो। अगर आपको सारी चीजें समझ में आ गई हो तो आप वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। अगर फिर भी आपको कुछ कंफ्यूजन है, कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। हैविंग सेड दैट, थैंक यू फॉर लिसनिंग टुडेज क्लास। सी यू इन दी अनदर क्लास विद द मैनेजमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। थैंक यू।